देखो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिए। तो अभी तक हम लोग पढ़ लिए कूलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड गॉस लॉ, और मेनली हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ही पढ़े हैं। गॉस लॉ का यूज करके भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ही कैलकुलेट करते थे, और अभी तक हम लोग मेनली इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े हैं। अब हम लोग एक न्यू चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ने के पहले हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, देखो हम लोग स्टैंडर्ड 11th में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी पढ़े थे, और हम लोग जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स आर कंजर्वेटिव फोर्स। तो अगर कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स हो तो उसके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी भी होता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, स्प्रिंग फोर्स है तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है। इन ए सिमिलर वे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है तो देयर मस्ट बी सम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम लोग कभी कभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं। इसको कुछ ऐसे भी समझ सकते हो, मान लो दो पॉइंट चार्जेज है, एक प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है, और इन दोनों पे सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। अगर दोनों को इस पोजीशन से छोड़ दिया जाए, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, और जब अट्रैक्ट करेगा तो दोनों का स्पीड इंक्रीज होने लगेगा, और अगर स्पीड इंक्रीज होगा तो बोल सकते हैं कि दोनों का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इनिशियली जब दोनों चार्जेस रेस्ट में था उस समय दोनों पे काइनेटिक एनर्जी क्या था, जीरो था। तो जब चार्जेस रेस्ट में था उस समय काइनेटिक एनर्जी जीरो था, लेकिन जब चार्जेस मोशन में आ गया तो उसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी आ गया। अब क्वेश्चन ये है कि काइनेटिक एनर्जी आया कहाँ से। हम लोग जानते हैं कि टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, तो अगर काइनेटिक एनर्जी आ रहा है तो किसी तरह का एनर्जी लॉस हो रहा होगा। तो कौन सा एनर्जी है जो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी। और ये कौन सा पोटेंशियल एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी आया कहाँ से। मैंने पहले ही बोला कि यहाँ पे कोई और फोर्स नहीं लग रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। मतलब हम बोल सकते हैं कि दिस पोटेंशियल एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस पोटेंशियल एनर्जी कमिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड and this potential energy is known as electrostatic potential energy। ठीक है, तो अगर कोई भी दो चार्ज हो या दो से ज़्यादा चार्जेज हो तो देयर इज सम काइंड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और इस पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इसका टेक्निकल डेफिनेशन। टेक्निकल डेफिनेशन के पहले स्टैंडर्ड 11th में तुम पढ़े थे कि अगर कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स है तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ऐसा हम लोग पढ़े थे। और हम लोग ये भी पढ़े थे कि पोटेंशियल एनर्जी को कहीं पे जीरो ले सकते हैं, और जहाँ पे जीरो लेते हैं उसको बोलते हैं रेफरेंस पोजीशन। जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम लोग कहीं पे जीरो मान सकते थे, और एच हाइट ऊपर चले जाते थे तो पोटेंशियल एनर्जी होता था mgh, और एच डेप्थ नीचे चले जाते थे तो पोटेंशियल एनर्जी होता था माइनस mgh। तो रेफरेंस लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी क्या लिया जाता है, जीरो। तो जनरली इलेक्ट्रोस्टैटिक में रेफरेंस लेवल लिया जाता है इन्फिनिटी पे। जनरली इलेक्ट्रोस्टैटिक में रेफरेंस लेवल कहाँ पे लेते हैं, इन्फिनिटी पे। मतलब कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी इज टेकन एज जीरो। ठीक है, तो अगर हम रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी पे कंसीडर कर लें, अगर कंसीडर कर लें तो ऐसा नहीं है कि हर जगह कंसीडर करना है, कहीं कहीं पे फेल होता है, प्रॉब्लम में बताएंगे। तो मान लो कि रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी पे है, तब उस केस में पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी शुड बी जीरो। तो मान लो कि एक पार्टिकल है इन्फिनिटी पे, और इन्फिनिटी से किसी आर डिस्टेंस पे लेके चले हैं, तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी मान लो U1 जो कि जीरो के बराबर है, और मान लो किसी आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी है U विच इज U2। तब उस केस में वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा, तब उस केस में वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होगा माइनस डेल्टा U। डेल्टा U मतलब U2 माइनस U1।
तो U2 इज U, U1 इज 0 मीन्स माइनस U, मतलब W कंजर्वेटिव हो गया माइनस U के बराबर। तो इसको हम ऐसा भी सकते हैं कि U इक्वल टू माइनस W कंजर्वेटिव, लेकिन W कंजर्वेटिव कहाँ से कहाँ तक, तो इन्फिनिटी से रिक्वायर्ड पोजीशन तक। तो हम बोल सकते हैं U इक्वल टू माइनस W कंजर्वेटिव, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, तो इन्फिनिटी से R तक। तो हम पोटेंशियल एनर्जी कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन ब्रिंगिंग ए पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू रिक्वायर्ड पोजीशन। तो नाउ वी कैन डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फील्ड। तो अब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कुछ इस तरह से डिफाइन किया जाएगा, इट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन ब्रिंगिंग चार्जेज फ्रॉम इन्फिनिटी टू present positions. Once again, electric potential energy is defined as negative of work done by electric force in bringing charges from infinity to their present positions. ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्सेस इन ब्रिंगिंग चार्जेज फ्रॉम इन्फिनिटी टू रिक्वायर्ड पोजीशन। इन्फिनिटी टू आर लिखा हूँ, इसका मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ इन्फिनिटी टू प्रेजेंट पोजीशन, इन्फिनिटी टू प्रेजेंट पोजीशंस। तो मान लो कुछ इस तरह का सिचुएशन है कि देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 और इन दोनों के बीच का सेपरेशन R है। तो R सेपरेशन पे इसका कुछ पोटेंशियल एनर्जी होना चाहिए, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कैसे करते हैं। तो पहले एज्यूम कर लो कि Q1 और Q2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो इनफाइनाइट है। अब मान लो कि Q1 फिक्स है और Q2 को इन्फिनिटी से R डिस्टेंस तक लेके आ रहे हैं। तो अगर Q2 को R डिस्टेंस तक लेके आ रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल फोर्स कुछ वर्क कर रहा होगा और उसका जो नेगेटिव होगा वही क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। अब ऐसा करो कि हो सकता है कि ये पॉइंट चार्ज अपने आप आए नहीं, उसके लिए किसी को पकड़ के लाना होगा। तो मान लो कि हम इन्फिनिटी पे चले गए, इस चार्ज को पकड़े और पकड़ करके आर डिस्टेंस पे लेके चले आए। अब जब चार्ज को पकड़ के लेके आ रहे हैं तो इसमें दो काम कर सकते हैं। पहला काम ऐसा होगा कि मेरे कारण जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फोर्स को बैलेंस कर रहा है, तब उस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। दूसरा काम ये हो सकता है कि जो हम फोर्स लगा रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फोर्स के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा हो जाए, तब इस केस में एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन होगा तो चार्ज काइनेटिक एनर्जी गेन कर जाएगा, मतलब जो हम वर्क डन कर रहे हैं वो उसमें से कुछ पार्ट काइनेटिक एनर्जी में वेस्ट हो जाएगा। तो हमें फोर्स इस तरह से लगाना चाहिए कि वो इलेक्ट्रिक फोर्स को एग्जैक्टली बैलेंस करे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि एक ब्रिक है, एक ईंटा है और ईंटा को तुम ऊपर उठाना चाह रहे हो, तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि तुम स्लोली ऊपर उठाओ, या दूसरा ऑप्शन ये है कि पकड़ो और जल्दी जल्दी ऊपर उठा दो। तो अगर तुम स्लोली उठाते हो तो उस केस में तुम्हारा फोर्स mg को बैलेंस करेगा, और जब जल्दी जल्दी उठाते हो तो तुम्हारा फोर्स mg से ज़्यादा हो जाएगा, एंड यू आर सप्लाइंग काइनेटिक एनर्जी टू द ब्रिक, और वो एनर्जी वेस्ट हो रहा है। कोई ज़रूरत नहीं है ब्रिक को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने का, तुम आराम से धीरे धीरे ऊपर उठा सकते हो ताकि ब्रिक का काइनेटिक एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहे, और उस केस में तुम्हें मिनिमम वर्क डन करना होगा। मान लो कि 2 पॉइंट चार्जेस है Q1 और Q2 इनफाइनाइटली सेपरेटेड, और तुम चाह रहे कि Q2 को Q1 के पास लेके आए अप टू R डिस्टेंस। तो यू हैव टू अप्लाई ए फोर्स, और हमें फोर्स इस तरह से लगाना चाहिए कि आवर फोर्स शुड बैलेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बैलेंस इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ऑब्वियसली एक्सटर्नल फोर्स का जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फोर्स के डायरेक्शन के अपोजिट होगा और मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। तो व्हाट विल बी वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, तो इट्स विल बी नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है,
तो पोटेंशियल एनर्जी को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि U इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर प्रेजेंट पोजिशंस विदाउट एक्सेलरेशन. विदाउट एक्सेलरेशन मीनिंग स्लोली, मीनिंग कांस्टेंट वेलोसिटी, मीनिंग कि एक्सटर्नल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स को बैलेंस कर रहा है. तब उस केस में वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स एंड वाइस वर्सा. वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स विल बी नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स. तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स. तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. तब उस केस में बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इन ब्रिंगिंग चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू रिक्वायर्ड पोजीशन विदाउट एक्सेलरेशन. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का एक सेकेंड डेफिनेशन होगा. और सेकेंड डेफिनेशन क्या हुआ? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर प्रेजेंट पोजीशंस विदाउट एक्सेलरेशन. ठीक है. तो ये तुम्हें दिमाग में रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, और दिस इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू रिक्वायर्ड पोजीशन या करेंट पोजीशन. लेकिन इसमें एक कंडीशन है, विदाउट एक्सेलरेशन. सेकेंड वाले एक्सप्रेशन के लिए एक कंडीशन है कि एक्सेलरेशन मस्ट बी 0. ठीक है. तो कभी कभी हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेज इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी. कभी कभी इसको हम ऐसा ही बोलते हैं कि वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेज इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेज का मतलब ये हुआ कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स in bringing charges from infinity to their present positions without acceleration. ठीक है. तो इसको भी नोट डाउन करके लिख दो कि वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर. इट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी. कि work done in assembling the charges means work done by external agent in bringing charges from infinity to current positions without acceleration, and obviously this is equal to potential energy. कभी कभी इसका उल्टा भी पूछ सकता है कि find a work done in disassembling the charges. Find a work done in disassembling the charges. तो अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछ दे कि find a work done in disassembling the charges, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि चार्जेस रूम में किसी पोजीशन पे है और फिर इसको इनफाइनाइटली सेपरेट कर दिए. तो व्हाट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट? तो ऑब्वियसली दिस शुड बी नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है. तो अगर तुमसे पूछा जाए कि व्हाट इज वर्क डन इन डिसअसेंबलिंग द चार्जेज, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? -u. तो इनमें से किसी पे भी न्यूमेरिकल आ सकते हैं, बोर्ड में भी, जेई मेन, जेई एडवांस, नीट में भी. ठीक है. अब हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ईपीई लिख रहा हूं, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम. मान लो 2 पॉइंट चार्जेज है, पहला Q1 है और दूसरा Q2 है, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन R है. तो पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है? तो माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन ब्रिंगिंग चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू R. ठीक है. तो पहले चार्ज Q2 इनफाइनाइट सेपरेशन पे होना चाहिए. मान लो Q1 फिक्स है और Q2 इनफाइनाइट सेपरेशन पे है. अब Q2 को हम इधर लेके आ रहे हैं. तो मान लो किसी इंस्टेंट पे Q2 x डिस्टेंस पे पहुंच गया, और जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस Q1 और Q2 पे पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं. ठीक है.
इस इंस्टेंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लगेगा, तो राइट साइड में, और एक्सटर्नल फोर्स किधर लगेगा, तो लेफ्ट साइड में, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस करना चाहिए। ठीक है, एफ इलेक्ट्रिक क्या होगा, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट मॉड Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर, आर यहाँ पे x है। जब दो चार्जेज के बीच का डिस्टेंस x है तो उस समय फोर्स होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन x स्क्वेयर। अब मान लो कि चार्ज फर्दर डिस्प्लेस कर गया ds डिस्टेंस लेफ्ट की तरफ, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, तो इंटीग्रल F इलेक्ट्रिक डॉट ds। अब इलेक्ट्रिक फोर्स राइट है और ds लेफ्ट है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 180। तो इसको लिख सकते हो माइनस F इलेक्ट्रिक इंटू ds। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दो, सेपरेशन x है और यहां पे ds लिख रहे हैं। अगर राइट साइड जाता तो dx पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड आ रहा है तो dx क्या होना चाहिए, नेगेटिव। मतलब ds और dx में एक रिलेशन होगा, dx शुड बी माइनस ऑफ ds या ds शुड बी माइनस ऑफ dx। तो ds की जगह पे माइनस dx लिखो, तो मिला F इलेक्ट्रिक इंटू dx, माइनस माइनस प्लस हो गया और मिल गया F इलेक्ट्रिक इंटू dx। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या यूज किए, तो ds इक्वल टू माइनस dx। ये चीज क्लियर होना चाहिए। देखो ds लेफ्ट में है, डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट में है, लेकिन पॉजिटिव x राइट की तरफ हम ले रहे हैं, तो dx राइट है, ds लेफ्ट है, तो dx विल बी माइनस ds या ds विल बी माइनस dx। ठीक है, अब F इलेक्ट्रिक है क्या, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन x स्क्वेयर, और dx इज dx। अब चार्जेस के बीच का इनिशियल सेपरेशन क्या था, इनफाइनाइट, और फाइनली कितना डिस्टेंस पे आ गया, तो r, तो लिमिट होगा इन्फिनिटी से r तक। इसको इंटीग्रेट करो तो मिलेगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा माइनस 1/x, लिमिट इन्फिनिटी से r। एक बार r पुट करो, एक बार इन्फिनिटी पुट करो, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, r पुट करोगे तो माइनस 1/r, इन्फिनिटी पुट करोगे तो माइनस माइनस 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी 0, तो ऑटोमेटिक क्या मिला, माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r। ये है क्या, W इलेक्ट्रिक। W इलेक्ट्रिक कहाँ से कहाँ तक, तो इन्फिनिटी से r तक करिए। तो व्हाट विल बी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी माइनस W इलेक्ट्रिक इन्फिनिटी टू r, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो U इक्वल टू क्या मिला, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r। ठीक है, तो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम। देखो पोटेंशियल एनर्जी सिंगल चार्ज का नहीं होता है, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कम से कम 2 चार्ज का होना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी कम से कम 2 चार्ज का होना चाहिए, एक सिंगल चार्ज का नहीं होता है। तो अगर 2 पॉइंट चार्जेज हो तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r। ठीक है, and obviously this is equal to minus W electric infinity to r as well as W external infinity to r without acceleration। ठीक है, as well as work done in assembling the charges as well as negative of work done in disassembling the charges। तो keep all these points in mind। तो 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी हुआ 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r। ठीक है, यहाँ मॉडुलस नहीं लगा हुआ है, मतलब अगर Q1 Q2 लाइक चार्जेस है तो पॉजिटिव आएगा और Q1 Q2 अनलाइक चार्जेस है तो U नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव U बताता है कि फोर्स रिपल्सिव है और नेगेटिव U बताता है कि फोर्स अट्रैक्टिव है। अगर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो जाए तो इसका मतलब होता है फोर्स इज रिपल्सिव,
और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाए तो इसका मतलब होता है फोर्स इज अट्रैक्टिव। तो पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी बताता है फोर्स रिपल्सिव है और नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी बताता है फोर्स अट्रैक्टिव है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये था 2 पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी। अगर 3 पॉइंट चार्जेज हो जाए तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, देखा जाए। मान लो 3 पॉइंट चार्जेज है Q1, Q2, Q3। Q1 और Q2 के बीच का सेपरेशन है R12, Q2, Q3 के बीच का सेपरेशन है R23, Q1, Q3 के बीच का सेपरेशन है R13। और बताना है कि इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो एज पर डेफिनेशन पहले एज्यूम कर लो कि तीनों चार्जेज आर इन्फाइनाइटली सेपरेटेड। और मान लो Q1 यहीं पे है लेकिन Q2 और Q3 कहाँ पे है, इन्फाइनाइटली सेपरेटेड फ्रॉम Q1 एज वेल फ्रॉम ईच अदर। अब ऐसा करो कि Q2 को लेके चले आओ R12 डिस्टेंस तक। तो अगर Q2 को R12 डिस्टेंस तक लेके आओगे तो उसके लिए कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स वर्क डन करेगा। और वो वर्क डन क्या होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। इसके बाद क्या करो कि Q3 को लेके आओ इनफाइनाइट सेपरेशन से और यहाँ पे लेके चले आओ। तो जब यहाँ पे लेकर के आओगे तो यू हैव टू वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय Q1 एज वेल एज Q2। तो Q1 के अगेंस्ट में जो वर्क डन होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13। और Q2 के अगेंस्ट में जो वर्क डन होगा वो वर्क डन होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन R23। और ये तीनों मिला कर करके हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इस चीज़ को हम कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हैं कि U इक्वल टू U12 U23 प्लस U13। मतलब हम ऐसा बोल रहे हैं, इसका नाम दे दिए U12, इसका नाम दे दिए U13, इसका नाम दे दिए U23। 1-2 मतलब 1 और 2 के बीच का पोटेंशियल एनर्जी, 1-3 मतलब 1 और 3 का पोटेंशियल एनर्जी, और 2-3 मतलब 2 और 3 का पोटेंशियल एनर्जी। देखो पोटेंशियल एनर्जी में कितना टर्म्स है, 3 टर्म्स है। और यहाँ पे देखो कितना पेयर्स है, पेयर्स भी 3 ही है। पहला पेयर है 1-2, दूसरा पेयर है 1-3, तीसरा पेयर है 2-3। तब हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू नंबर ऑफ पेयर्स, नंबर ऑफ पेयर्स। ठीक है, इसी तरह से मान लो कि 4 पॉइंट चार्जेज हो जाए Q1 Q2 Q3 Q4। Q1 Q2 के बीच का सेपरेशन मान लो R12, Q1 Q3 के बीच का सेपरेशन R13, Q2 Q4 के बीच का सेपरेशन R24, Q3 Q4 के बीच का सेपरेशन R34 और Q1 और Q4 के बीच का सेपरेशन R14 और Q2 और Q3 के बीच का सेपरेशन R23। इसमें नंबर ऑफ पेयर्स काउंट करो तो 4 पेयर्स होगा साइड पे और 2 पेयर्स होगा डायगोनल्स पे। टोटल कितना पेयर्स होगा, 6 पेयर्स। तो पोटेंशियल एनर्जी में देयर विल बी टोटल 6 टर्म्स। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी में होगा U12 U13 U14। 1 के कारण 3 पोटेंशियल एनर्जी, इसके बाद 2 के कारण तो U21 नहीं लिख सकते हो, U21 U12 सेम ही है, वो ऑलरेडी हो चुके हैं। U23 U24, तो U23 U24। इसके बाद 3 के कारण, तो 3 के कारण 1 के साथ और 2 के साथ ऑलरेडी हो चुका है, तो सिर्फ 4 के साथ होगा, तो U34। 4 के लिए अब कुछ बचा नहीं, तो देयर विल बी टोटल 6 टर्म्स। अब बोला जाए कि व्हाट इज U12, तो U12 मतलब कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। उसी तरह से पूरी देर कि व्हाट इज U24, तो U24 बोलने का मतलब क्या हुआ,
कि Q2 और Q4 के बीच का पोटेंशियल एनर्जी का टर्म, मतलब कि 1/4πε0 Q2 Q4 अपॉन R24। ठीक है, अब इसको जनरलाइज करो। मान लो कि देयर आर n पॉइंट चार्जेज, तो n पॉइंट चार्जेज में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? जो लोग मैथमेटिक्स में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़े होंगे वो बता सकते हो NC2। बाय वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे घबराना नहीं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अगर n पॉइंट चार्जेज हो जाए तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स होगा NC2। और बाय वाले स्टूडेंट्स को घबराने की जरूरत नहीं है, इसको हम लोग लिख सकते हैं n इंटू एन मास 1/2। तो बाय वाले स्टूडेंट्स इसको याद रखो, n इंटू एन मास 1/2। ठीक है, और मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स NC2। दोनों चीज़ एक ही है। जैसे मान लो कि देयर आर 3 पॉइंट चार्जेज, तो उसके लिए n कितना हो गया 3। 10 की जगह पे 3 पुट करो तो 3 इंटू 3 माइनस 1/2। 3 माइनस कितना हो गया 2, 2 कैंसिल आउट, क्या बचा 3। तो अगर 3 पॉइंट चार्जेज हो तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा 3। मान लो कि देयर आर 4 पॉइंट चार्जेज, तब उसके लिए n का वैल्यू कितना होगा 4। इसमें 4 पुट करो तो 4 इंटू 4 माइनस 1/2, तो 4 माइनस 1 हो गया 3। तो नोमिनेटर में 4 इंटू 3, डिनोमिनेटर में 2, कितना मिला सॉल्व करने के बाद में 6। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स होगा n इंटू एन माइनस 1/2। और इसमें पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होगा? तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन तुम ऐसे लिख सकते हो, U इक्वल टू 1/4πε0 समेशन QI इंटू QJ अपॉन RIJ, I is less than J to N। I लेस देन J लिखने का पर्पस ये है कि कोई चीज़ दोबारा काउंट नहीं हो जाए। जैसे मान लो ऐसा लिख दो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12, और लिख दो 1/4πε0 Q2 Q1 अपॉन R21। तो दोनों तो एक ही चीज़ है। Q1 Q2 के बीच का पोटेंशियल एनर्जी को उल्टा करके लिख दे रहे हो तो एक ही चीज़ दोबारा लिख दे रहे हो। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन दिया गया है I इज लेस देन J। ठीक है, तो U इक्वल टू 1/4πε0 I लेस देन J, और I का वैल्यू अप टू कहाँ तक गया है n तक, QI QJ अपॉन RIJ। समझ में आ रहा तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो सिंपल ऐसा करो कि अगर n चार्जेस दियर है तो नंबर ऑफ पेयर्स काउंट कर लो यूजिंग दिस फॉर्मूला, और जितना भी पेयर्स होगा उसके करस्पॉन्डिंग उतना ही पोटेंशियल एनर्जी का टर्म्स होगा। सबके करस्पॉन्डिंग फॉर्म होगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R, और सबको ऐड कर दो, पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। ठीक है, तो जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कुछ और चीज़ ऑब्जर्व करो। अगर मान लो कि चार्जेस का पोजीशन चेंज हो जाए, लेकिन इनफाइनाइटली सेपरेटेड नहीं हो, बस एक पोजीशन से दूसरा पोजीशन तक हो जाए। जैसे मान लो 2 चार्जेज हैं, 2 चार्ज के बीच का इनिशियल सेपरेशन R1 है और फाइनल सेपरेशन हो गया R2, तो देयर विल बी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिनोटेड बाय डेल्टा U विच इज U2 माइनस U1, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस ऑफ W इलेक्ट्रिक। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू U2 माइनस U1 इक्वल टू माइनस ऑफ W इलेक्ट्रिक। इसका मतलब ये हुआ कि अगर चार्जेस का पोजीशन हम 1 से 2 में चेंज कर दें तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा। पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा U2 माइनस U1 के बराबर, मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। और अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है और विदाउट एक्सेलरेशन मूव कर रहा है तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू W एक्सटर्नल, लेकिन विदाउट एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है कि देयर आर 3 पॉइंट चार्जेज, फिर एक चौथा पॉइंट चार्ज लेके चले आए तो बताना है कि व्हाट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट।
तो व्हाट इज वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डब्ल्यू इलेक्ट्रिक इक्वल टू मास डेल्टा यू। इसी क्वेश्चन में पूछ दिया कि फाइंड द वर्क डन और कुछ नहीं बोला, तो अगर बोल दे फाइंड द वर्क डन इट मीन्स वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। सिर्फ बोले कि फाइंड द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स नहीं, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, सिर्फ बोले कि फाइंड द वर्क डन, तो इसका मतलब होगा कि फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट एंड विदाउट एक्सेलरेशन। तब उस केस में क्या होगा, डब्ल्यू एक्सटर्नल इक्वल टू डेल्टा यू। ठीक है, तो लेट अस सॉल्व सम प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, 3 point charges each of charge q are placed at the vertices of an equilateral triangle of side A. Find first part electrostatic potential energy of the system. Second part work done in assembling the charges. और थर्ड पार्ट वर्क डन इन डिसअसेंबलिंग द चार्जेज। ठीक है, 3 पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना है और सेकेंड पार्ट में क्या निकालना है, वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेज। इन दोनों का आंसर सेम होगा या डिफरेंट होगा? एज पर द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेज इज सेम एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो फर्स्ट और सेकेंड पार्ट का आंसर सेम ही होना चाहिए। ठीक है, तो लेट अस सॉल्व फर्स्ट पार्ट। तो सिचुएशन कुछ इस तरह से कि देयर इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए एंड 3 point charges each of charge q are placed at the vertices of this triangle. And we have to calculate electric potential energy of this system. तो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कुछ इस तरह से होना चाहिए, U12, U23, U13। ठीक है, 3 पेयर होगा विच इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12, Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस Q3 Q1 अपॉन R31। अब इस क्वेश्चन में Q1 Q2 Q3 तीनों Q के बराबर है और R12 R23 R31 तीनों A के बराबर है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से होगा कि Q1 Q2 का वैल्यू हो गया Q² और R12 का वैल्यू A। तो Q1 Q2 अपॉन R12 मिला Q² अपॉन A। तो Q2 Q3 अपॉन R23 भी Q² बाई A होगा, Q3 Q1 अपॉन R31 भी Q² अपॉन A होगा। तो एक ही टर्म 3 बार रिपीट हुआ तो इंटू 3 कर दो तो क्या मिलेगा, तो दिस इज 3Q² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, सेकेंड पार्ट में बोला है वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेज। तो वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेज का मीनिंग ये हुआ कि चार्जेज इनिशियली इनफाइनाइट सेपरेशन पे है और फिर तीनों चार्जेज को इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे लेकर चले आए। तो व्हाट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो एज पर डेफिनेशन वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेज इज सेम एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विच इज 3Q² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड पार्ट में क्या मांगा है, वर्क डन इन डिसअसेंबलिंग द चार्जेज। डिसअसेंबलिंग द चार्जेज का मतलब ये हुआ कि इनिशियली चार्जेज इक्विलैटरल ट्रायंगल पे है, उसको डिसअसेंबल कर दिए, मतलब तीनों चार्ज को इनफाइनाइट सेपरेशन पे लेके चले गए, सच दैट कि कोई भी दो चार्ज के बीच का सेपरेशन भी इनफाइनाइट है। तब उस केस में जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वर्क डन इन डिसअसेंबलिंग
द चार्जेज इज इक्वल टू डेल्टा यू। डेल्टा यू मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और फाइनली इनफाइनाइट सेपरेशन पे है। इनफाइनाइट सेपरेशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? ज़ीरो। तो क्या मिला? माइनस यू वन। यू एन मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज यू, तो यू वन इज यू। ठीक है। अगर आगे से तुमसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि फाइंड द वर्क डन इन डिसअसेंबलिंग द चार्जेज, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल। ठीक है। वर्क डन इन डिसअसेंबलिंग द चार्जेज इक्वल टू माइनस यू, मतलब नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी पता है, तो उसका नेगेटिव क्या होगा? माइनस 3q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में ऐसा दिया हुआ है कि 3 पॉइंट चार्जेज each of charge q are placed at the vertices of an equilateral triangle of side A. Find the work done in increasing the sides to 2a. तो इस बार क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि 3 पॉइंट चार्जेज एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे है जिसका साइड है A। इसके बाद हम ऐसा किए कि चार्जेस के बीच का सेपरेशन इंक्रीज कर दिए और इंक्रीज करके 2a कर दिए, सच दैट कि साइड्स ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल बिकम्स 2a। तो तुम्हें बताना है कि व्हाट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो कभी भी क्वेश्चन में तुमसे पूछ दिया जाए कि फाइंड द वर्क डन और कुछ नहीं, फाइंड द वर्क डन और कुछ नहीं, सिर्फ बोल दिया कि फाइंड द वर्क डन, इसका मतलब ये हुआ कि यू हैव टू कैलकुलेट वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, और वो भी स्लोली विदाउट एक्सेलरेशन। ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर कुछ मेंशन ना करे, सिर्फ ये लिखे कि फाइंड द वर्क डन, ऐसा नहीं लिखे कि फाइंड द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, सिर्फ ऐसा लिखे कि फाइंड द वर्क डन, इसका मतलब होगा कि यू हैव टू कैलकुलेट वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो एज पर डेफिनेशन वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट शुड बी इक्वल टू डेल्टा यू, मीनिंग चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो व्हाट इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी? तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी अभी तुरंत पिछला क्वेश्चन में सॉल्व किए थे। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज दिस, तो दिस इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 3q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a, अभी तुरंत कैलकुलेट किए थे। अब अगर साइड्स 2a हो जाए, साइड्स 2a हो जाए और चार्जेज q ही रहे, तब पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में सारा कुछ वही रहेगा, बस एक जगह पे 2a हो जाएगा। तो हम लोग इस एक्सप्रेशन को एज ए फॉर्मूला यूज कर लेंगे और एक जगह पे 2a सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, दोबारा क्यों कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। तो जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगा वो होना चाहिए 3q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे एक जगह पे 2a। तो क्या मिला? 3q स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट a। तो व्हाट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट? तो दिस शुड बी इक्वल टू डेल्टा यू, डेल्टा यू मीनिंग u2 माइनस u1। तो u2 माइनस u1 करोगे तो तुम्हें मिलेगा माइनस 3q स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट a। सॉल्व करके देख सकते हो, मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया। ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम में दिया हुआ है 2 चार्जेस q1 एंड q2 आर हेल्ड एट ए सेपरेशन r ऑन x एक्सिस। दे आर मूव्ड सो दैट दे आर ब्रॉट ऑन द y एक्सिस एट ए सेपरेशन 2r। फाइंड द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्सेस। तो शुरू में 2 चार्जेज x एक्सिस पे रखा हुआ है एट ए सेपरेशन r, बाद में दोनों को y एक्सिस पे लेके चले गए एट ए सेपरेशन 2r। तो बताना है व्हाट इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्सेस। तो एज पर डेफिनेशन वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले तुम्हें इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालना पड़ेगा, फिर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना पड़ेगा, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव हो जाएगा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्सेस।
तो लेट अस कैलकुलेट इनिशियल एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ द सिस्टम। ठीक है, वैसे चार्जेज एक्स एक्सिस पे हो, वाई एक्सिस हो या कहीं पे भी हो, दो चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाई 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। तो पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ चार्जेज पे डिपेंड करेगा और उन दोनों के बीच के सेपरेशन पे डिपेंड करेगा। कैसे रखा हुआ है इस पे मैटर नहीं करते हैं। ठीक है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी U1 शुड बी 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। तो Q1 Q1 ही है, Q2 Q2 भी है और R R ही है। ठीक है, इसके बाद फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए फाइनल सेपरेशन 2R हो गया है, इससे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन 2R, 2 4 जा 8, तो 1/8πε0 Q1 Q2 अपॉन R। तो व्हाट इज वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्सेस? तो W इलेक्ट्रिक इक्वल टू माइनस डेल्टा U, मीनिंग माइनस U2 माइनस U1 विच इज U1 माइनस U2। तो U1 माइनस U2 कर लो। तो U1 माइनस U2 जब करोगे तो तुम्हें मिलेगा 1/8πε0 Q1 Q2 अपॉन R। दिस इज आवर आंसर। तुम कैलकुलेट कर सकते हो, यही आंसर आएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम में दिया हुआ है टू पार्टिकल्स हैविंग मासेस m and 2m कैरी इक्वल चार्ज q ऑन देम। दे आर हेल्ड एट a separation r and released. Assume that no other forces act apart from Coulomb's force. Find first part their speeds when separation between them becomes 2r, or second part find the maximum speed acquired by the particle of mass small m। इस क्वेश्चन में दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में दोनों का स्पीड बताना है जब सेपरेशन 2r हो जा रहा है, और सेकेंड पार्ट में मास m का मैक्सिमम स्पीड बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे? तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट के लिए दो कॉन्सेप्ट लगेगा। पहला कॉन्सेप्ट होगा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। इस क्वेश्चन में सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही एक्ट कर रहा है। तो सिर्फ अगर कूलम्ब फोर्स एक्ट करे तो कूलम्ब फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, और इसलिए वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। और सेकेंड कॉन्सेप्ट होगा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगर दोनों पार्टिकल को एक सिस्टम मान लिया जाए तो दोनों पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, दोनों पे बस इंटरनल फोर्स लग रहा है। तो दोनों को अगर सिस्टम मान लें तो दोनों पे एक दूसरे के कारण लगने वाला कूलम्ब फोर्स इज एन इंटरनल फोर्स। तो इस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो लेट अस सॉल्व फर्स्ट पार्ट। तो इनिशियली ऐसा दिया हुआ है कि दो पॉइंट चार्जेज हैं, दोनों का चार्ज q है, एक का मास m है, दूसरा का मास 2m है, सेपरेशन r है, और दोनों को रिलीज कर दिया गया रेस्ट से। क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ दे आर हेल्ड एट ए सेपरेशन r एंड रिलीज्ड। दे आर हेल्ड का मतलब हुआ कि दे आर एट रेस्ट एंड देन रिलीज्ड। तो इनिशियल स्पीड दोनों का क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो इनिशियली u1 इक्वल टू 0 एज वेल एज u2 इक्वल टू 0। अब दो लाइक चार्जेज हैं तो दोनों एक दूसरे की रिपेल करेंगे तो दोनों के बीच का सेपरेशन इंक्रीज करेगा। तो फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है कि जब सेपरेशन 2r हो गया तब उस समय दोनों पार्टिकल्स का स्पीड्स क्या क्या होगा। ठीक है, तो दोनों रिपेल करेंगे तो दोनों के बीच का सेपरेशन हो गया 2r। तो बताना है दोनों का स्पीड क्या होगा। तो मान लो कि मास m का स्पीड है v1 और मास 2m का स्पीड है v2। अगर दोनों का मासेस इक्वल होता है तो दोनों का स्पीड भी इक्वल होता है। यहाँ मासेस डिफरेंट है तो दोनों का स्पीड इक्वल नहीं होगा।
तो दोनों के स्पीड के बीच में क्या रिलेशन होगा, तो उसके लिए वी हैव टू यूज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो लेट अस यूज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, COLM, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। P इनिशियल 0 है क्योंकि दोनों पार्टिकल रेस्ट में है। मान लो कि राइट साइड में पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो P फाइनल में 2m का मोमेंटम पॉजिटिव लेंगे और m का मोमेंटम नेगेटिव लेंगे। तो 2m का मोमेंटम होगा 2mv2 और m का मोमेंटम होगा -mv1। ठीक है, तो सॉल्व करने के बाद में आएगा v1 इक्वल टू 2v2, v1 इक्वल टू 2v2। तो ये एक रिलेशन मिला v1 और v2 के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है, तो नेक्स्ट वी हैव टू यूज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। तो अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज करें तो लिख सकते हैं K इनिशियल प्लस U इनिशियल इक्वल टू K फाइनल प्लस U फाइनल। K मीन्स काइनेटिक एनर्जी एंड U मीन्स पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 इज Q स्क्वायर सेपरेशन R। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो इसका काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ mv1 स्क्वायर। और इसका काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ 2mv2 स्क्वायर। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। तो Q1 Q2 Q है, तो Q1 Q2 इज Q स्क्वायर और R हो गया 2R। ठीक है, सिंप्लीफाई करो तो लेफ्ट हैंड साइड में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन R। राइट साइड में v1 की जगह पे 2v2 लिख दो, तो 2v2 का स्क्वायर 4v2 स्क्वायर। तो इन दोनों का सम होगा हाफ 4mv2 स्क्वायर प्लस हाफ 2mv2 स्क्वायर मीन्स हाफ 6mv2 स्क्वायर मीन्स 3mv2 स्क्वायर। तो 3mv2 स्क्वायर और इधर हो गया 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन R। अगर इसको इधर लेके चले आओ तो ये माइनस हो जाएगा और सॉल्व करने के बाद में मिलेगा 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसको इधर लेके चला गया हूँ और v1 के जगह पे क्या लिख दिया हूँ 2v2 और सिंप्लीफाई कर दिया हूँ। तो v2 मिल गया, v2 क्या मिला, तो 3m इधर लेके जाओ फिर स्क्वायर रूट ले लो, अंडर रूट Q स्क्वायर अपॉन 24 पाई एप्सिलॉन नॉट mR। ठीक है, v2 आ गया, v2 आ गया तो v1 भी आ जाएगा, v1 इज 2v2 मीन्स 2 टाइम्स अंडर रूट Q स्क्वायर अपॉन 24 पाई एप्सिलॉन नॉट mR। 2 को अगर अंदर लेके चले जाओ तो 4 हो जाएगा और 4/24 होगा 1/6। ठीक है, तो v1 और v2 मिल गया। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकेंड पार्ट में क्या मांगा था, फाइंड द मैक्सिमम स्पीड एक्वायर्ड बाय द पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल है। तो देखो शुरू में सेपरेशन R था तो उस समय स्पीड 0 था। अब दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसी कारण सेपरेशन भी बढ़ रहा है, स्पीड भी बढ़ रहा है। सेपरेशन बढ़ते 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 इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इनफाइनाइट सेपरेशन पे स्पीड विल बी मैक्सिमम। तो स्पीड मैक्सिमम कहाँ पे होगा, एट इनफाइनाइट सेपरेशन। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट में अगर
r टेंस टू इन्फिनिटी हो जाए, अगर r इन्फानाइट हो जाए तो इन्फानाइट सेपरेशन पे दोनों का स्पीड क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। लेकिन इन्फानाइट सेपरेशन पे भी v1 इक्वल टू 2v2 ही रहेगा, कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम स्टिल होल्ड करेगा और v1 इक्वल टू क्या होगा 2v2, लेकिन v1 v2 ये दोनों नहीं रहेगा, डिफरेंट होगा। तो वंस अगेन वी हैव टू यूज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो अगर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज करेंगे तो k1 प्लस u1 इक्वल टू k2 प्लस u2 होगा। k1 जीरो ही रहेगा, u1 होगा 1/4πε0 q स्क्वायर बाय r, k2 अभी भी हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ 2m इंटू v2 स्क्वायर होगा, और u2 में r क्या हो गया, इन्फानाइट। अगर r इन्फानाइट हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो। तो u2 क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, इधर 1/4πε0 q स्क्वायर अपॉन r, इधर v1 के यहाँ पे 2v2 डाल दो, सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने के बाद में आएगा 3m v2 स्क्वायर। तो यहाँ से v2 मिला अंडर रूट q स्क्वायर अपॉन 12πε0 mr, और v2 आ गया तो v1 भी आ जाएगा, v1 इक्वल टू 2v2, तो v1 इज 2v2। इस 2 को स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाओगे तो 4 हो जाएगा, 4/12 कितना होगा, 1/3, तो मिलेगा q स्क्वायर अपॉन 3πε0 mr। तो दिस इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m, ठीक है। दिस इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m। तो यही मेरा आंसर हुआ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करना था, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें।